हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे लॉज पढ़ लिए हैं जो कि हमारे सिलेबस में थे। आज कुछ कुछ छोटे छोटे लॉ पढ़ेंगे, जैसे सोगा पढ़ेंगे, एसआरए पढ़ेंगे, पार्टनरशिप लिमिटेशन, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले मैं एक बात आप सबको बता देना चाहता हूँ। जो हमारे लाइव ये जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इनको छोड़ करके जो रिकॉर्डिंग देखेंगे अभी फॉर द टाइम बिंग के लिए, उनको भी बता देना चाहता हूँ कि 20 तारीख से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो ये जो लोग लाइव करने आ रहे हैं, 10-15 लोग जो भी, ठीक है, या जैसे आज एक दो लोग जो नहीं आए हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन जो लोग सिर्फ यूट्यूब पर देख रहे हो, आज देख रहे हो, कभी भी देखो, लेकिन अगर सीयूटी एग्जाम के पहले देख रहे हो इसको, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा भैया? पैसा देना पड़ेगा। और वो पैसा कितना रुपया होगा? अगर आप 20 फरवरी के पहले पहले उसमें इनरोल करवा लेते हो, तब आपको 1,000 रुपये देना पड़ेगा। और अगर 20 फरवरी के बाद इनरोल करवाने की कोशिश करते हो तो 3,000 रुपये देना पड़ेगा। अब ये चॉइस आपकी है कि 1,000 देना चाहते हो, कि 3,000 देना चाहते हो, कि 0 रुपया देना चाहते हो। 0 रुपया देने का सिंपल फॉर्मूला है कि अभी जो बाकी की बची क्लासेस हैं उनको अटेंड कर लो लाइव। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, मुझे पता है आप सोचोगे कि मैं दो तीन लोग मिल करके खरीद लेता हूँ, और मिल करके नहीं, मतलब कोई ये खरीद लेता है अपना दोस्त वगैरह और उसे फॉरवर्ड करवा लेंगे। भैया फॉरवर्ड करवाओगे तो मैं आंसर की दूंगा नहीं ऐसे, ठीक है? और मैं सबका आंसर चेक कर करके उसको इंडिविजुअली बताऊंगा। तो तुम्हें कोई फायदा नहीं करेगा, तुम मर जाओगे सॉल्व करते करते, कतई नहीं सॉल्व कर पाओगे। इतना क्वेश्चन पूछूंगा उसमें, ठीक है? तो अब तुम मर जाना पसंद करोगे कि तुम चीजों को अच्छे से इजीली करना पसंद करोगे? चॉइस इज योर्स। लीगल नैरेटिव ने सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश की, सब कुछ फ्री प्रोवाइड करने की कोशिश की। आपका ये दुर्भाग्य था कि आपने इस चीज को नहीं अवेल किया। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम अपनी बात पे एकदम खड़े हैं, अभी भी खड़े हुए हैं, हम अपनी बात पे खड़े उतरे हैं। और हम अपनी बात पे हमेशा खड़े उतरेंगे, क्योंकि हम अवध क्षेत्र से आते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाई, एक बार कह दिए तो करेंगे, ठीक है? तो इस नोटिस के साथ अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अनामिका, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कभी पढ़ी हो बेटा? यस सर, पढ़ा तो है। बेटा ये किस चीज से डील करता है, मतलब किस चीज को कंट्रोल करने की, या किस चीज के ट्रांजेक्शन के बारे में बात करता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ? क्या सॉरी, क्या? मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले ये बात आप लोगों को सबको जाननी होगी, ये बात कि जब ये सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 आया, उसके पहले ये भी एक पार्ट हुआ करता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। और वो किस चैप्टर में हुआ करता था? चैप्टर 7 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का हुआ करता था। बात लिखो। और उस चैप्टर का बेटा नाम हुआ करता था कॉन्ट्रैक्ट। अभी भी उसका नाम यही हुआ करता है। ब्रैकेट में उसमें रिपील्ड लिखा हुआ है, अगर ध्यान से, अगर आप लोगों ने देखा हो कभी। चांदनी देखी हो, नहीं देखी हो? यस सर। कंट्रैक्ट रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स उसका नाम हुआ करता था, ठीक है? चैप्टर 7। इसको 1930 में बेटा सेपरेट कर दिया गया। एंड एंड द गवर्नमेंट और द देन लेजिस्लेचर provided a detailed provision for the contract and sale, contract and sale, contract of sale of movable property। ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है बेटा, ये किस चीज से गवर्न करता है? तो जैसा अभी अनामिका ने बताया कि इट गवर्न्स द सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहो, मूवेबल गुड्स कहो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मूवेबल गुड्स, प्रॉपर्टी कह लो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उस सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1800 एंड कौन सा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किस ईयर का है, कौन बताएगा? 1882 1872। 1872 1872। 1882 है बेटा, शायद। याद नहीं है किसी? सर, ये सर 1882 1882 का है।
हाँ बिल्कुल 1882, वही तो कह रहा हूँ, 1872 कोई कोई कह रहा है ऐसे। अरे पाप पड़ेगा बेटा ऐसे कहोगे तो। 1882। हाँ, तो उसका उसमें सेल की बात की जाती है। उसमें उसी एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी डिफाइन करते हुए बताया गया है कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास, ये मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में बताया हुआ, अगर याद हो कविता, तुम्हें याद है ये बात, नहीं याद है? यस सर, आपने बताया था। तो बेटा वो जो स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रसवा ये सब है ना दुनिया भर का, उसको भी खरीदने और बेचने का अगर काम करना होगा तो वो इस एक्ट से, जो आज मैं पढ़ा रहा हूं, इससे गवर्न होगा, ठीक है? तो दिस एक्ट गवर्न्स द सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी से तो के सेल को तो गौर करता है, लेकिन ये मूवेबल प्रॉपर्टी बेटा तो अपना पैसा भी है ना, मनी भी है ना, एक्शनेबल क्लेम भी है ना, लेकिन उनको एक्सक्लूड करता है। देखो, बट इट एक्सक्लूड एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट गवर्न व्हिच अमंग द फॉलोइंग। आप देखोगे कि एक्शनेबल क्लेम भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, मनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, भैया ये तो दोनों होना चाहिए। नहीं, एक एक्सेप्शन है, इन पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगता। देख लिया चांदी ये बात? सर एक्शनेबल क्लेम एंड दूसरा। मनी, मनी पैसा, पैसा। चांदनी तुम लिख रही हो, यस सर, लिख रही हूँ। तुम्हारा असली नाम मैं नहीं बोल रहा हूँ, साधना, ठीक है? यस सर। चांदनी ज्यादा अच्छा नाम है। स्कोप क्या है बेटा? सबसे सबसे पहले इसका एक्सटेंट क्या है, तो ये पूरे भारत पर लागू होता है, पूरे भारत पर लागू होता है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है? अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी को कहाँ पे गवर्न किया जाता है, मतलब कहाँ पे उसकी सेल और उसकी बात की जाती है? सुचेता बताओ बेटा। साक्षी तुम बताओ। सर क्या पूछे, मूवेबल प्रॉपर्टी? हाँ, उसका सेल और ये सब कहाँ पे गवर्न किया जाता है, किस एक्ट के द्वारा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स, सेक्शन 2 क्लास 7 ऑफ द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 डिफाइंस गुड्स। सेक्शन 2 क्लास 7, सेक्शन 2 क्लास 7, धारा 2 के, और क्या कहते हैं उसको, सब क्लास को? हाँ चांदनी? उपधारा उपधारा। बोलते हैं सर। धारा 2, धारा 7 ऐसे बोलते हैं। सर धारा 2 का हाँ तो बेटा जो गुड्स को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लास 7 में डिफाइन किया गया, और ये कहता है कि गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। एवरी, ध्यान से सुनो, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। इसका मतलब बेटा, इवन दो वो हमको देखने में तो लगता है कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन वो मूवेबल प्रॉपर्टी होता ही नहीं है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू दी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब ये बताता है कि गुड तीन तरीके के हो सकते हैं। गुड्स, गुड नहीं, गुड्स, गुड मतलब अच्छा, गुड्स मतलब सामान। गुड्स तीन तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन? एग्जिस्टिंग गुड, फ्यूचर गुड, कंटिजेंट गुड्स। गुड नहीं, गुड्स लिखना सब। एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब होता है बेटा, प्रीति लिख रही हो ना? एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब होता है कि इट इज ओन्ड एंड परचेस्ड बाय द सेलर, जो बेचने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैं अगर आपको ये बॉटल बेचने की कोशिश करूं, तो ये एग्जिस्टिंग गुड्स है, क्योंकि आई एम द ओनर ऑफ दिस बॉटल एज वेल एज आई एम इन द पोजेशन ऑफ दिस बॉटल, राइट? तो ये क्या हो गया? एग्जिस्टिंग गुड्स हो गया, ठीक है? फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स का मतलब होता है टू बी एक्वायर्ड, मतलब अभी मैं उसको एक्वायर करूंगा, और
प्रोड्यूस्ड बाय द सेलर इन द फ्यूचर, या मैं उसको प्रोड्यूस करूंगा। जैसे लीगल नैरेटिव इज राइटिंग इट्स ओन बुक फॉर सीयूईटी एंड जुडिशरी। भैया ये लिख रहा है, वो पब्लिश करेगा, अभी वो फ्यूचर गुड है, अभी वो आपको नहीं दे सकता। इट इज टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द सेलर, क्योंकि मैं सेलर हूं, मैं उसको भी प्रोड्यूस कर रहा हूं। प्रोड्यूस जिस दिन हो जाएगा उस दिन वो एग्जिस्टिंग गुड हो जाएगा। अभी वो कैसा गुड है? फ्यूचर गुड है। गुड नहीं, गुड्स, सॉरी, गुड्स लिखना सब लोग, गुड्स यस जरूर लगा दिया करो। कंटिंजेंट गुड्स, कंटिंजेंट कंटिंजेंट गुड्स बेटा होता है कि इट इज डिपेंडेंट ऑन सर्टेन सम अनसर्टेन इवेंट्स। मतलब कोई गुड्स, जैसे मैं मान लो कहता हूं कि जो मेरे भाई के दहेज में जो गाड़ी मिलेगी वो मैं तुम्हें बेच दूंगा। भैया ये अनसर्टेन इवेंट है ना कि उसकी शादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यस और नो? इट इज कंटिंजेंट अपॉन दैट अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, तो गुड्स के बारे में हमने बता दिया कि कितने तरीके का गुड्स बताया मैंने। कविता बताओ बेटा। सर 3 टाइप्स, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड हाँ, कंटिंजेंट गुड्स। सब गुड्स हैं, गुड मत लिख देना, ठीक है। ये जैसे सर वो गुड्स। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? जैसे दो तरीके की चीजें होती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो दो चीजें होती है। एक सेल होता है, एक अग्रीमेंट टू सेल होता है। ध्यान से सुनो। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है उसको सेक्शन 4 में बताया गया है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सेक्शन 4। पहले लिखो इसको। इसेंशियल ऑफ आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 4। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब होता है कि वेयर अ सेलर, ध्यान से सुनो, वेयर अ सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर, या तो वो ट्रांसफर कर देता है या तो अग्री करता है ट्रांसफर करने के लिए गुड्स टू द बायर। क्या क्या चीज? कोई भी, जैसे ये मैं गुड्स आपको ट्रांसफर करूं, लेकिन ये ट्रांसफर करने के लिए मैं आपसे क्या लूं? फॉर द प्राइस, मतलब जो उसका कंसिडरेशन होगा वो मनी होगा, प्राइस होगा। याद रखना, इस चीज को याद रखना। सेल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बेटा, कि सेल का जो कंसिडरेशन होता है हमेशा 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 के लिए याद रखना कि प्राइस होता है, मनी होता है। ठीक है, प्राइस होता है, मनी होता है। क्वेश्चन आएगा आपसे कि सेल के लिए कंसिडरेशन क्या दिया जा सकता है, तो आप लोग तो सोचोगे कि कंसिडरेशन तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता है। अब किसी चीज को सेल होने के लिए उसका कंसिडरेशन निश्चित रूप से प्राइस होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं मान लो कि इसको, और मान लो मैं इस इंक से, मान लो आपने मुझे ये वाली इंक दी, मैंने आपको ये बॉटल दे दी, तो ये सेल नहीं कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बताओ प्रीति? सॉरी सर, सुना नहीं मैंने। तुमने मुझको ये इंक दिया, ठीक है, और मैंने तुमको एक बॉटल दे दिया, ये ट्रांजेक्शन क्या कहलाएगा? एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज कहलाएगा बेटा, सेल नहीं कहलाएगा। इसमें भी मैं तुमको ट्रांसफर कर रहा हूं, और अग्रीइंग टू ट्रांसफर माई दिस प्रॉपर्टी, दिस गुड्स, लेकिन इसका कंसिडरेशन क्या है? मनी नहीं है, प्राइस नहीं है, तब तक ये सेल नहीं होगा बेटा। इसलिए इसलिए ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एज पर सेक्शन 4 क्या होना चाहिए कि अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर अ सेलर, जैसे मैं ट्रांसफर, या तो ट्रांसफर कर दूंगा, और अग्रीज टू ट्रांसफर, या तो अग्री करूंगा ट्रांसफर करने के लिए, किस चीज को? कोई गुड्स को, टू दी बायर, प्रीति मिश्रा को, फॉर द प्राइस, वो जो पैसा देंगी मुझको उसके एवज में। ठीक है, लेकिन अगर कोई सामान वो देती है उसके एवज में मैं देता हूं तो सेल नहीं होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेलवा है बेटा, ये दो तरीके का हो सकता है। कितने तरीके का? दो तरीके का। एक तो सेल हो सकता है और एक अग्रीमेंट टू सेल हो सकता है।
एक तो सेल हो सकता है, एक अग्रीमेंट टू सेल हो सकता है। सेल का मतलब क्या होता है, ये बहुत दोनों दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। चांदनी सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो, बताओ। यस सर। रुक जा एक सेकंड रुक जा। सेल और एग्रीमेंट ये बहुत हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, पता नहीं क्या है आज, पगलाए हुए हैं। सेल और अग्रीमेंट टू सेल, सेल का मतलब होता है मैं इमीडिएटली ट्रांसफर कर दे रहा हूं द ओनरशिप। व्हेन द सेलर इज ट्रांसफरिंग द ओनरशिप इमीडिएटली, देन इट इज कॉल्ड सेल। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इस चीज की ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, फ्यूचर में ट्रांसफर, इन फ्यूचर, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन फ्यूचर, ये इस चीज को लिखो। और जब मैच द फॉलोइंग में आएगा तो मैच करना, या डिफरेंस में भी पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, और ऑप्शन में दिया रहेगा तो ऑप्शन में ये बात याद रखना कि सेल में इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप हो जाती है, और अग्रीमेंट टू सेल में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होती है बेटा, फ्यूचर में होती है। ठीक है, और दो तीन चीज मैं और बता देता हूं, जैसे भैया ये ध्यान से इधर देखो यार, कविता तुम देख ही नहीं रही हो इधर। इसको मान लो ये मैं ओनर हूं इस चीज का, मैं मान लो कविता को मैं बेच रहा हूं ये चीज अपना, तो इसको मैं जब सेल कर दूंगा उसके बाद में मान लो कि ये बॉटल खराब हो गया, इसका मतलब जो इसके साथ रिस्क अटैच्ड था वो किसको पास डाउन हो जाएगा, बायर को पास डाउन हो जाएगा। इज इट क्लियर कविता? जो Yes, रिस्क होगा, उस सामान के साथ में अटैच्ड जो भी रिस्क होगा वो किसको पास डाउन हो जाएगा, सेल वाले कंडीशन में, सेल वाले कंडीशन में बायर को ट्रांसफर हो जाएगा। ये बात ठीक है कविता? yes, sir. लेकिन बेटा अग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा कि इट रिमेन्स विद द सेलर। अग्रीमेंट टू सेल में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप अभी मैंने नहीं किया है, इट इज टू बी ट्रांसफर्ड इन सम फ्यूचर डेट। अच्छा, फ्यूचर डेट आएगी जब तुमको ये ट्रांसफर हो जाएगा, तब अगर इसको कोई नुकसान होता है तब तुम्हारे ऊपर, तुम इसके लिए मतलब इसका रिस्क तुम्हारी इसकी जिम्मेदारी बनेगी। लेकिन अगर अभी मैंने ट्रांसफर नहीं किया है, अग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर में ट्रांसफर करूंगा, तब अभी मान लो इसका नुकसान हो गया, मान लो फूट गया या कोई चुरा ले गया, तो अभी इस ये रिस्क किसके ऊपर रहेगा, कविता बताओ। सर मेरे एग्रीमेंट टू ऊपर। सेल में सेलर के पास होगा Seller. और सेल में बायर के पास होगा। बहुत बढ़िया। सेल में देखो ध्यान से सुनो, मैं फिर से बोलता हूं, रिस्क के केस में अगर सेल हुआ है तो रिस्क बायर पर ट्रांसफर हो जाती है, अगर अग्रीमेंट टू सेल हुआ है तो रिस्क सेलर के पास ही रहती है। क्यों? क्योंकि ओनरशिप इज नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड इन द अग्रीमेंट टू सेल, लेकिन सेल में जो ओनरशिप होती है इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, नेचर पूछा जाएगा, नेचर के बेसिस पर इन दोनों को अगर डिस्टिंग्विश करना होगा तो जो सेल होता है बेटा वो एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्जीक्यूटेड, लिखो इस चीज को, सेल इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब अब उसमें सब कुछ हो गया, अब कुछ नहीं होना। ठीक है, और अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है बेटा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि अभी इसमें बहुत सारी चीजें बाकी है, यानी ओनरशिप ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ही बाकी है अभी। वो कब होगा, जब फ्यूचर डेट आएगी, यानी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी का मतलब होता है फ्यूचर डेट पर होने वाला कॉन्ट्रैक्ट। लिखिए अनामिका। यस सर। बहुत बढ़िया। तो एक केस हुआ बेटा, एक केस हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट केस का नाम है बद्रीदास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बद्रीदास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बद्रीदास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बेटा बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि द रिस्क एंड ओनरशिप, ध्यान से सुनो, द रिस्क एंड ओनरशिप पास साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब होता है साथ साथ, साथ साथ। The risk and ownership pass simultaneously in a sale, but this is not the case in agreement to sale. But this is not the case in agreement to sale. लिख लिया प्रीति?
यस सर। क्या लिखा बेटा केस का नाम? सर बद्रीनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाथ नहीं जी, बद्रीदास मैंने बोला। बद्रीदास सॉरी। तुम प्रीति ऐसे करोगी है, दास को नाथ बना दो। नाथ मतलब मालिक होता है, दास मतलब नौकर होता है। यस सर। सर हाँ, लाइट चली गई ना तो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया तो प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क की। तुम अपना वो पर्सनल नेट ऑन कर लो। सर यहाँ पहाड़ी में चलता ही नहीं है। ओ माय गॉड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुमको आज से ये वाला मतलब जो आज हो रहा है, ये भी 3-4 शिफ्ट में बनेगा ये वाला वीडियो। तो ये सब अभी अपलोड होंगे, आज के आज अपलोड हो जाएंगे और पब्लिक हो जाएंगे कल कल सुबह 10 बजे पब्लिक हो जाएंगे सब। ठीक है, तो उसको तुम रिविजिट कर लेना अगर कोई भी चीज किसी की भी छूट जाए तो। ठीक है। यस अब सर। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है बेटा, उसके कुछ कुछ इसेंशियल्स हैं जो कि होना बहुत जरूरी है। पूछेगा which among the following is essential for valid contract, तो लिखो नंबर फर्स्ट, दो पार्टीज होनी चाहिए, दो पार्टीज होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट, देयर नीड्स टू बी ए टू पार्टीज। भैया तुम बहुत बेच रहे हो ऐसे कि दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो, कोई दही खरीदने वाला भी होना चाहिए ना। देन ही इसका मतलब बायर और सेलर क्या होना चाहिए, दो पार्टी होना चाहिए। नंबर टू गुड्स होना चाहिए, गुड्स। और गुड्स कैसा होना चाहिए, मूवेबल होना चाहिए, मूवेबल होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, आइडेंटिफाइड होना चाहिए। मतलब ये कि वो एक निश्चित गुड्स होना चाहिए। ये नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूं कि मैं एक ऐसे जादू से पैदा करूंगा एक गुड्स और मैं उसको ट्रांसफर करूं, नहीं। गुड्स नीड्स टू बी मूवेबल, नंबर वन। नंबर टू, इट नीड्स टू बी डिफाइंड, सर्टेन, असर्टेन। ठीक है, चांदनी समझ पा रही हो बेटा? यस सर। नंबर थ्री, प्राइस कंसिडरेशन होना चाहिए, प्राइस कंसिडरेशन। प्राइस कंसिडरेशन का मतलब होता है पैसा मिलना चाहिए, पैसा, नोट, नोट के अलावा कुछ नहीं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की बात की जानी चाहिए। नंबर फोर, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की बात की जानी चाहिए। अगर इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा तो सेल हो जाएगा, और अगर फ्यूचर में ट्रांसफर की बात की जाएगी तो अग्रीमेंट टू सेल हो जाएगा। ठीक है? साक्षी साहू समझ रही हो बेटा? यस सर। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट। It is not to be in consent, not to be induced by fraud, coercion, undue influence, mistake और दुनिया भर का बवाल जो हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े थे। ठीक है, अभी सबको समझ में आ गया ना कि इसके जो अग्रीमेंट टू सेल और सेल और गुड्स और ये दुनिया भर का बवाल सबको समझ में आ रहा है? चांदनी और अनामिका, निधि, निधि तुम बताओ। निधि तो बोलती ही नहीं है। अच्छा, निधि तो लाइब्रेरी वगैरह में रहती है, बोलती नहीं, सिर्फ अंगूठा दिखाती है। हाँ अंगूठा बताओ। हाँ दिखा दिया उसने अंगूठा, बहुत बढ़िया निधि। तो कविता तुम्हें समझ में आ गया? यस सर, क्लियर है। बहुत बढ़िया। अब भैया बात आती है कि जब तुम कोई चीज बेचते हो तो कई कई बार चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि वारंटी है इसमें, इसमें इतने दिन की वारंटी है, 10 साल की वारंटी है, इतने दिन की है, वो है। तो उसमें कंडीशन क्या होती है, वारंटी क्या होती है? दो चीजें। सेक्शन 11 से लगा करके सेक्शन 17 तक लिखो इस चीज को। सेक्शन 11 से सेक्शन 17 तक टॉक्स अबाउट कंडीशन एंड वारंटीज। अब मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं कंडीशन क्या होता है। कंडीशन का मतलब होता है बेटा इसेंशियल थिंग, इसेंशियल, इसेंशियल मोस्ट थिंग। अगर वो ब्रीच हो गया, वो इसेंशियल टर्म ब्रीच हो गया, तो जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा वो वाइड हो जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वाइड हो जाएगा। कंडीशन का मतलब होता है इसेंशियल टर्म, द ब्रीच ऑफ विच मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वाइड। ठीक है। वारंटी का मतलब होता है, वारंटी का मतलब होता है पेरिफेरल और सेकेंडरी टर्म्स। ध्यान से सुनो, पेरिफेरल और सेकेंडरी टर्म्स ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइट टू क्लेम डैमेजेस। जैसे
ये मैंने बॉटल खरीद के मैं मान लो लाया, इस पे अगर मान लो कि कंडीशन है कि ये कभी खराब होगा ही नहीं, ये कंडीशन है, या मान लो उसने कहा कि ये ऑटोमेटिक है, कंडीशन लगा के दिए कि ये ऑटोमेटिक है भैया, अगर ये ऑटोमेटिक नहीं निकला, मैं खरीद के लाया और ये ऑटोमेटिक नहीं निकला, ये बटन दबाने में नहीं खुलता है, तब क्या होगा भैया, तब क्या होगा, ये वाइड हो जाएगा, बिकॉज मैंने इसको खरीदा ही इसलिए है क्योंकि ऑटोमेटिक है। बात ठीक है कविता, ये बात समझ में आ रही है तुमको? यस सर। दिस इज इसेंशियल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज इसेंशियल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम कंडीशन कहते हैं। कंडीशन के फुलफिल ना होने पर, उसके ब्रीच हो जाने पर, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बेटा, वाइड हो जाएगा। नंबर 2, वारंटी के केस में क्या होगा, इट इज अ सेकेंडरी टर्म। उसने कहा इसमें पानी जो है वो कितने घंटे तक गर्म रहेगा, उसने कहा तुम जाओ 1 महीने तक गर्म रहेगा, मुझे पता है फेंक रहा था, 1 महीने तक नहीं गर्म रहेगा, ठीक है, इस सेकेंडरी टर्म। लेकिन अब मैं इसमें रखा, लेकिन मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूं कि नहीं, अगर 1 महीने तक तो भी 24 घंटे तक या 48 घंटे तक तो गर्म रहेगा, राइट। मैंने देखा कि मैंने इसको रखा और मैं 15 मिनट बाद जब मैं खोल के देख रहा हूँ, भैया ये तो बर्फ बन गया है, बर्फ नहीं मतलब नॉर्मल ठंडा हो गया एकदम से। तो क्या है, इट इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी एंड मतलब ये सेकेंडरी टर्म है, सेकेंडरी टर्म, ठीक है। इट इज अ ब्रीच ऑफ एन वारंटी, और ब्रीच ऑफ वारंटी क्या करता है, क्लेम ऑफ डैमेजेस के लिए करेगा। अब मैं जाकर के उनके मुंह पे मारूंगा, मारूंगा मतलब दे दूंगा, और उनसे दूसरा ले लूंगा कि भैया ये तुम्हारा काम ही नहीं करता तो दूसरा दो, ठीक है। कंडीशन बेटा, कंडीशन दो तरीके की होती है, कंडीशन दो तरीके की होती है, एक तो एक्सप्रेस कंडीशन होती है, एक एक्सप्रेस कंडीशन होती है, और एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है। एक एक्सप्रेस कंडीशन होती है और एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है। एक्सप्रेस कंडीशन का मतलब होता है कि जिसपे हम दोनों पार्टीज, क्योंकि मैंने बोला कि बायर और सेलर दो होते हैं, दोनों लोग अग्रीड अपॉन करेंगे, वो क्या कहलाएगी, एक्सप्रेस कंडीशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एक्सप्रेस कंडीशन कहलाएगी, एकदम एक्सप्रेसली कहे कहे के बोल बोल करके हम लोग अगर मान लो किसी चीज पे अग्री करते हैं तो एक्सप्रेस कंडीशन कहलाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इम्प्लाइड कंडीशन क्या होती है? इम्प्लाइड कंडीशन बेटा सेक्शन 14 से सेक्शन 17 तक दी हुई है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। उसमें आता है नंबर 1, इस चीज को लिखो, इस चीज को लिखो, नंबर 1 इम्प्लाइड कंडीशन में नंबर 1 आती है कंडीशन एज टू टाइटल, सेक्शन 14, सेक्शन 14 कंडीशन एज टू टाइटल। इसका मतलब जो सेलर है, ध्यान से सुनो चांदनी, इधर सेलर हैज ए राइट टू सेल, मतलब सेलर असलियत में ओनर है। ये नहीं कि मैं चांदनी का कोई सामान ले आया हूं और चुपके से चुरा करके और मैं उसको कह रहा हूं नहीं नहीं अरे ले जाओ, 50 रुपए का सामान है, तुम 15 रुपए में ही ले जाओ, ठीक है, तो वो काम नहीं चलेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नंबर 2, Yes, नंबर sir. 2, नंबर 2 कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, सेक्शन 15 कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, सेक्शन 15। ये बॉटल, ये बॉटल ध्यान से सुनो इधर बेटा, अनामिका इधर देख, ये बॉटल, ये बॉटल क्या किया, मैं मतलब मैं दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार मुझसे कह रहा है, अरे इसके बारे में खूब ज्ञान बता रहा है कि अरे इससे इससे बढ़िया, इससे अरे मैं, आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा, इतना बढ़िया है, इसमें मतलब रख दोगे तो जिंदगी भर गर्म ही रहेगा पानी, और इसमें बटन दबाओगे तो ऐसे एकदम से फुहारा निकलेगा, मतलब खूब बताया, ऐसा सब कुछ बताया, खूब डिस्क्रिप्शन दिया। The implied condition says, implied condition as to description says, ध्यान से सुनो बेटा चांदनी, implied condition as to description says कि जो कुछ भी बता रहा है वो, जो कुछ भी बता रहा है इसके बारे में, उसको इससे मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करता है तो then there is a breach of condition as to description and I can avoid this contract, void हो जाएगा ये contract, ठीक है। बात समझ पा रही हो प्रीति? Yes, sir. ये सॉरी, ये वाली चीज एकदम समझ में आ गई जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ? चांदनी तुम बताओ। यस सर। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, कंडीशन एज टू
डिस्क्रिप्शन। और ये किस सेक्शन में आता है बेटा? चांदनी बताओ किस सेक्शन में आता है? सर 15 में। 15 में, बहुत बढ़िया। नंबर थर्ड, कंडीशन एज टू सैंपल। कंडीशन एज टू सैंपल। मैं मान लो कि खरीदने के लिए गया, मैं खरीदने के लिए गया और उसने सैंपल में मुझको ये ब्लू कलर का ये दिखाया। सैंपल में तो बेटा ये बहुत अच्छा दिख था, लेकिन उसने जो स्टॉक में से मुझको लेके आया, जिसको मैं खरीदा अल्टीमेटली, वो उसे मैच ही नहीं कर रहा है। वो उसे मैच ही नहीं कर रहा है। लेकिन कंडीशन एज टू सैंपल अंडर सेक्शन 17 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 सेज कि बल्क मतलब जो भी हम खरीद रहे हैं नीड्स टू मैच, ध्यान से सुनो चांदनी, उसको मैच करना सैंपल से बहुत जरूरी है। अगर मैच नहीं करता है देन दिस इज ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड आई कैन अवॉइड दिस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है चांदनी, समझ में आ गया? यस सर। हाँ। तो मैंने कितनी तरीके की कंडीशन के बारे में बताया? सर 3। 3 नहीं, 4। एक एक्सप्रेस कंडीशन के बारे में बताया और 3 इंप्लाइड कंडीशन के बारे में बताया। यस सर, यस सर। ठीक है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ वारंटीज। उसमें भी बेटा एक्सप्रेस वारंटी होती है। एक्सप्रेस वारंटी मतलब होता है कि जो कुछ भी, जैसे जब हम कोई सामान खरीद, मान लो मैं बॉटल के पीछे पड़ गया, मैं आज कुछ दूसरा खरीद लेता हूँ मैं। मान लो ये हेडफोन, ठीक है, ये हेडफोन, जब मैं बेटा ये हेडफोन खरीदने गया, ठीक है, तो उसने क्या किया, इसके साथ में वो होता है ना कुछ पर्चा वर्चा देते हैं, एक सब किताब छोटी सी देते हैं, देते नहीं देते प्रीति बताओ? यस सर देते हैं। तो बेटा उसमें ये छोटी बात लिखी थी कि ये कितने दिन तक चलेगा? ये चलेगा कम से कम 15 साल तक। ठीक है। सी 2 साल। इसको तुम ही नहीं, तुम्हारे बच्चे भी चलाएंगे, सब इसमें लिखा हुआ था। ठीक है। सब कुछ लिखा हुआ था, मतलब एक्सप्रेसली लिखा हुआ था। इसका मतलब ये है, क्या है बेटा? एक्सप्रेस वारंटी है। क्या है? एक्सप्रेस वारंटी। लेकिन वारंटी सिर्फ एक्सप्रेस नहीं होती, वो इम्प्लाइड भी होती है। तो इम्प्लाइड वारंटी दो तरीके की होती है, दो तरीके की। नंबर वन, वारंटी एज टू क्वालिटी। वारंटी एज टू क्वालिटी। वारंटी एज टू क्वालिटी। सेक्शन 16 बात करता है वारंटी एज टू क्वालिटी। अगर अगर ध्यान से सुनो बेटा, अगर मैं कोई सामान किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए खरीद रहा हूं, जैसे मैंने ये बॉटल खरीदा कि इसमें रखूंगा पानी तो गर्म रहेगा, तो इसको मैंने किस पर्पज के लिए खरीदा है कि इसमें रखा हुआ पानी गर्म रहेगा। तो जो भी, जब ये बॉटल में लाया, इसमें पानी रखा, तो उसको गर्म रहना चाहिए। मतलब वारंटी एज टू क्वालिटी, कि मैं जिस चीज के लिए लेके आया हूं उस चीज को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। अनामिका लिख लिया ये वाली बात, समझ में आ गई? यस सर। इस वारंटी एज टू क्वालिटी सेक्शन 16 में कहता है कि फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, जब हम देख करके, कह करके, उसको बता करके लाते हैं, तो उसको उसे मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करता है तो हम जाकर के दुकानदार का सिर फोड़ दें। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? वारंटी एज टू क्वालिटी। दूसरा है वारंटी एज टू मर्केंटिबिलिटी। मर्केंटिबिलिटी। मर्केंटिबिलिटी सेक्शन 16 क्लास 2। वारंटी एज टू मर्केंटिबिलिटी, इसका मतलब होता है कि जो गुड है, जो गुड नहीं, गुड्स, जो गुड्स है बेटा, उसको कैसा होना चाहिए? मार्केटेबल होना चाहिए, मतलब बिकने योग्य होना चाहिए। ठीक है, मार्केटेबल होना चाहिए। वारंटी एज टू मार्केट, क्या बोला था मैंने? मर्केंटेबिलिटी। मार्केटेबल। तो ये थी टाइप्स ऑफ वारंटी, टाइप्स ऑफ कंडीशन। आपसे क्वेश्चन बहुत, वारंटी और कंडीशन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। अपने सीयूटी में तो जरूर ही पूछा जाएगा। तो किसी को भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें कि कितने तरीके के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन होते हैं। अब मैंने आपको समझा दिया है, सब कुछ बता दिया है। आप मैच द फॉलोइंग में आएगा तो मैच कर दोगे कि नहीं कर दोगे प्रीति? यस और नो? यस सर। बहुत बढ़िया।
बेटा एक केस हुआ, केस केस का नाम लिखो, वालिस वर्सेस वालिस, WALLIS, WALLIS, वालिस वर्सेस प्रैट, PRATT, प्रैट। यही केस था बेटा, ध्यान से सुनो, यही केस था जिसमें डिस्टिंक्शन बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी को स्टेब्लिश किया गया। वालिस वर्सेस प्रैट के केस में डिस्टिंक्शन बिटवीन, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है कि दोनों अलग अलग है, डिस्टिंक्शन बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। जैसे एक कंसेप्ट होता है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, किसी ने सुना है जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, बेटा sir. तो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी एक केस से आया हुआ है, उस केस का क्या नाम है? बताओ बताओ नाम क्या, जल्दी बताओ। वर्सेस वाह प्रीति वाह, तुम्हारी नजर उतार लेता हूँ, बहुत बढ़िया प्रीति। कैडबरी वर्सेस मेडिसन के केस से आया, यूएस सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, उसी तरह से वालिस वर्सेस प्रैट का केस भी कंडीशन और मतलब बहुत लैंडमार्क केस है, बहुत लैंडमार्क केस है, याद होना चाहिए सबको। वेरी प्राउड ऑफ यू प्रीति, बहुत मतलब मजा आ गया तुमने बताया। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है? पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनो, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर करने की बात नहीं, ओनरशिप ट्रांसफर करने की। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। क्वेश्चन पूछेगा कि पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, नॉट ओनली पोजीशन। इसका बेटा इसके कुछ कुछ इसेंशियल है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी के, वो क्या क्या है? नंबर वन स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड या स्पेसिफिक गुड का ट्रांसफर सिर्फ हो सकता है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में भी ये बात बताई थी कि द ट्रांसफर कैन ओनली बी ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, सेक्शन 19। और ओनर कब ट्रांसफर होगी? जब जिसका है, वो जो उसका ओनर है वो उसको ट्रांसफर करने के लिए इंटेंड करेगा कि हाँ अब मैं ट्रांसफर करना चाहता हूं, तभी उसका ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, ये स्पेसिफिक गुड बेटा सेक्शन 19 में बात की गई इसकी। अच्छा, मान लो अगर किसी हमको अनअसर्टेन्ड गुड्स को ट्रांसफर करना है तो वो कब ट्रांसफर हो सकता है, चांदनी बताओ। सर जब गुड्स मतलब आ जाए, मतलब जो अनसर्टेन है, जब सर्टेन हो जाए तब। बहुत बढ़िया चांदनी। किसी अनअसर्टेन्ड गुड्स को अगर हमें ट्रांसफर करना है तो सेक्शन 23 कहता है कि इसको तब सिर्फ पास ऑन किया जा सकता है, तब ट्रांसफर किया जा सकता है जब उसको आइडेंटिफाई कर लो और उसको अप्रोप्रिएटली देख समझ लो कि हाँ यही वाला है, तब ट्रांसफर करो। मतलब अगर अनअसर्टेन्ड या अनस्पेसिफाइड गुड्स होगा तो उसको पहले स्पेसिफाइड बनना होगा, फिर ट्रांसफर कर सकते। ठीक है, अगर मैंने मान लो कि ये मान लो पेन मैंने ऐसे ट्रांसफर किया, यहां से कविता को ट्रांसफर किया, लेकिन ये ट्रांसफर बेटा क्या था कि दिस गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, दिस गुड्स इज सेंट ऑन द अप्रूवल। तो ओनरशिप बेटा तब पास ऑन होगी, सिर्फ मेरे भेज देने से पास ऑन नहीं हो जाएगी। जब इसको कविता एक्सेप्ट करेगी तब इसकी ओनरशिप कविता को ट्रांसफर होगी, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल सेक्शन 24। ठीक है कविता, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ बेटा, एक बहुत लैंडमार्क केस हुआ, बहुत लैंडमार्क केस हुआ रिस्क वाले चीज से रिलेटेड। टार्लिंग वर्सेस टार्लिंग, डार्लिंग नहीं टार्लिंग, TARLING, टार्लिंग वर्सेस
बैक्स्टर, BAXTER, इस केस में बेटा सबसे पहले हेल्ड किया गया कि रिस्क पासेस विद द ओनरशिप, रिस्क पासेस विद द ओनरशिप, रिस्क पासेस विद द ओनरशिप। रिस्क पासेस विद द ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ टाइटल कैसे होता है? ट्रांसफर ऑफ टाइटल कैसे? सेक्शन 27 से सेक्शन 30 इसमें बात की गई है। जनरल रूल बेटा क्या है? जनरल रूल है, ध्यान से सुनो। सेक्शन 27 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में जनरल रूल दिया गया है ट्रांसफर ऑफ टाइटल में। वो उसमें कहा गया है कि सेलर कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। इसको, इसकी मैक्सिम को क्या कहते हैं बताओ ना भैया? सर नेमो डेबिट कॉड नॉन हैबिट। बहुत बढ़िया, ऐसे। बहुत बढ़िया। डेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट मतलब जो जिसके पास है बस उतना ही ट्रांसफर कर सकता है, उससे ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसे जनरल रूल सेक्शन 27 में दिया हुआ है, ठीक है, कि सेलर कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। लेकिन लेकिन इसका एक्सेप्शन दिया गया है सेक्शन 29 से 30 में कि एक मर्केंटाइल एजेंट जो होता है, मर्केंटाइल एजेंट जो होता है वो ट्रांसफर कर सकता है। सेल बाय को ओनर, अगर को ओनर मैं हूं किसी चीज का तो मैं अगर ट्रांसफर कर दिया तो वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा। और वो एक प्रिंसिपल ऑफ ईस्टॉपल मैंने आपको पढ़ाया था, अगर याद हो आप लोगों को, प्रिंसिपल ऑफ ईस्टॉपल। इतने लोगों को याद है? प्रीति तुम्हें याद है? यस सर। बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल ऑफ ईस्टॉपल, उस केस में भी भले ही तुम उसके ओनर नहीं हो अभी, लेकिन जब तुम ओनर होगी तब उसको ट्रांसफर मान लिया जाए, ठीक है। तो ये तीन ट्रांसफर ऑफ टाइटल सेक्शन 27 में जो जनरल रूल है नेमो डेट नॉन हैबिट, कि मतलब सेलर कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज, उसका ये एक्सेप्शन है तीन। मैंने जो जो बताया तीन एक्सेप्शन कहां कहां पे दिए हुए हैं, सेक्शन 29 से 30 में दिए हुए हैं। मर्केंटाइल एजेंट है, नंबर 2 को ओनर है, नंबर 3 ईस्टॉपल है, ईस्टॉपल प्रिंसिपल, ठीक है। केस हुआ, केस का नाम लिखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट केस। चांदनी लिख रही हो कि तुम नहीं लिख रही हो? टिक को मार रही हो? सर लिख रही हूँ। बहुत बढ़िया। केस का नाम लिखो, कंडी वर्स, कंडी नहीं यार, कैंडी, CUNDY, कैंडी वर्सेस, कैंडी वर्सेस लिंडसे, LINDSAY, लिंडसे। इस केस में बताया गया कि बायर बायर गॉट नो टाइटल, बायर गॉट नो टाइटल फ्रॉम अ फ्रॉडुलेंट सेलर। अगर मेरी ये प्रॉपर्टी है, इसको अगर चांदनी फ्रॉड करके के मान लो प्रीति मिश्रा को बेच देती हैं, तो प्रीति मिश्रा इसकी ओनर नहीं हो जाएंगी। अभी भी इसका ओनर कौन रहेगा? कृपा शंकर पांडे रहेगा, ठीक है। मतलब बायर गॉट नो टाइटल फ्रॉम अ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, ठीक है। ये सब मैंने बता दिया। नेम क्या था केस का? कैंडी वर्सेस, CUNDY, कैंडी वर्सेस लिंडसे, LINDSAY, लिंडसे। ओके सर। बायर गॉट, क्या प्रीति? नो सर कुछ नहीं। बायर गॉट नो टाइटल फ्रॉम अ फ्रॉडुलेंट सेलर। अगर कोई चूतिया बना करके, किसी को बेवकूफ बना करके ऐसे ट्रांसफर कर देता है कोई चीज, तो जो बायर होगा उसको बेटर टाइटल नहीं मिल जाएगी, ठीक है। बेटर टाइटल सिर्फ तीन केसेस में मिल सकती है, अगर वो मर्केंटाइल एजेंट के द्वारा ट्रांसफर किया गया, को ओनर के द्वारा ट्रांसफर किया गया, ईस्टॉपल प्रिंसिपल उस पर। अब अदरवाइज नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट का प्रिंसिपल लगेगा, मतलब नो वन कैन सेल अ ट्रांसफर बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज, ठीक है भैया। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसको परफॉर्म भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस परफॉर्मेंस में बेटा कुछ कुछ ड्यूटीज होती हैं सेलर की, कुछ बायर की ड्यूटी होती है। तो ड्यूटीज ऑफ द सेलर किस सेक्शन में दिया हुआ है? 32 में दिया हुआ है कि जो सेलर होगा वो सबसे पहले क्या करेगा कि गुड्स, जो भी गुड को ट्रांसफर करने वाला है वो उसको क्या करेगा,
उसकी डिलीवरी करेगा एंड उसको ये इंश्योर करेगा कि किसी दूसरे का सामान नहीं बेच रहा है, अपना ही सामान है। ये इंश्योर करेगा कि इसका टाइटल उसके पास है और अब ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ द सेलर सेक्शन 32, डिलीवर गुड्स एंड इंश्योर टाइटल्स। अब बायर की ड्यूटी सेक्शन 33 में दी। बायर की ड्यूटी है कि जो डिलीवरी सेलर ने की है उस डिलीवरी को पहली बात तो एक्सेप्ट करे, नंबर 2 उसके लिए पेमेंट करे, भैया पैसा दे, पेमेंट करे। ये किसकी ड्यूटी है? बायर की। डिलीवरी के बेटा कुछ कुछ रूल्स होते हैं, जैसे किस टाइम पर डिलीवरी की जाए, किस टाइम पर डिलीवरी की, इसका एक रूल है सेक्शन 36 में, टाइम ऑफ डिलीवरी। उसमें बताया गया है बेटा कि टाइम ऑफ डिलीवरी होगी एज डिसाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया गया होगा वैसे ही उसकी डिलीवरी करनी होगी। और सेक्शन 37 में प्लेस ऑफ डिलीवरी के बारे में बात किया गया है कि प्लेस ऑफ डिलीवरी कहाँ होगा। तो उसमें भी वो बात बताई गई है कि जहां पर पहली बात तो एग्री किया गया होगा वहां पर डिलीवर किया जाएगा, और या कोई एक ऐसा यूजुअल प्लेस है जहां पर डिलीवरी होती आई है वहां पर डिलीवर किया जाए। ठीक है, लिख लिए कविता? यस सर। कविता बहुत दुखी लग रही हो, क्या बात? नो सर, दुखी नहीं है। संडे को पढ़ना पड़ रहा है क्या, इसलिए दुखी हो? नो सर, बिल्कुल नहीं। यशस्विनी से सीखो, देखो एकदम दुखी नहीं रहती, देखो हम मुस्कुरा रही है चुपके चुपके से। यशस्विनी तुम्हारा कैमरा ऑन है, हम लोग देख रहे हैं तुम्हें। तो बेटा ये अब मुझे लगता है कि मैंने ये वाली परफॉर्मेंस ऑफ दी क्या था वो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज मैंने आपको समझा दी। अब बात आती है बेटा कि अनपेड सेलर क्या होता है और उसके क्या क्या राइट होते हैं। अनपेड सेलर, तो सेक्शन 45 लिखो, सेक्शन 45 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट यानी सोगा 1930 डिफाइंस अनपेड सेलर। अनपेड सेलर बेटा होता है अ सेलर हु हैज नॉट रिसीव्ड फुल पेमेंट। मान लो ये 30,000 रुपए का मेरा हेडफोन है, इस हेडफोन को मैं मान लो प्रीति मिश्रा को ट्रांसफर किया। अब प्रीति ने इसको कहा था कि मैं कितने तारीख को 10 फरवरी 2025 को पैसा दे देंगी, और इन्होंने क्या बेटा पैसा नहीं दिया। इन्होंने मान लो कि पहली बात तो पहला केस कि इन्होंने पैसा एकदम नहीं दिया। तो मैं क्या हूं अभी, कविता बताओ मैं क्या हूं अभी? अनपेड सेलर। अनपेड सेलर हूं। बहुत बढ़िया। नंबर 2, दूसरा सिनेरियो, इन्होंने ये 30,000 का है, इन्होंने 15,000 दे दिया मुझको, अब मैं क्या हूं? कविता बताओ। सर अभी भी अनपेड अभी सेलर। भी, बहुत बढ़िया कविता, तुम पकड़ ले यही बात को, सही पकड़े हैं। भाभी जी घर पे हैं, कभी देखी हो कविता? नो सर, क्या है ये? Yes, yes. तुम्हें नहीं पता कि क्या है कविता, मतलब? तो नो हर सर। बात में सही पकड़े हैं बोलती रहती है भाभी जी। अच्छा। अरे वो एक टीवी सीरियल है उसमें ये सब बोला करता है, मतलब वो भाभी जी बोला करती है, सही पकड़े हैं। तो वही अभी जो तुमने बताया एकदम तुमने सही पकड़ लिया था वो वाली बात। ठीक है, तो मैंने भी बोल दिया कि हाँ सही पकड़े हैं। अच्छा ठीक है, तो हाँ, जब तक वो फुल, बेटा देखो ध्यान से सुनो, सेक्शन 45 डिफाइन करता है, बहुत लंबा चौड़ा डिफिनेशन है, उसमें मैं नहीं घुसूंगा। मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि अ सेलर हु हैज नॉट रिसीव्ड फुल पेमेंट, जब तक वो फुल पेमेंट नहीं पाएगा तब तक वो अनपेड सेलर, जब तक वो फुल पेमेंट नहीं पाएगा तब तक वो अनपेड सेलर। ठीक है, अब उस अनपेड सेलर के पास बेटा कुछ कुछ राइट है। तो गुड्स के खिलाफ क्या क्या राइट है उसके पास? राइट अगेंस्ट गुड्स, लिखो, अनपेड सेलर्स राइट अगेंस्ट गुड्स। नंबर वन, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ लियन,
सेक्शन 47। अब लियन का क्या मतलब होता है एसएसबी नहीं बताएंगे, बताओ एसएसबी लियन का मतलब क्या होता है? सर नहीं पता। सर नहीं पता, क्यों नहीं पता सर? और तुमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सर मैं बताऊं। नहीं सर नहीं, पढ़ा तुम पर याद नहीं है। पढ़ा है बट याद नहीं है, राइट? तो बेटा याद होने से एग्जाम निकलेगा, याद करो, समझ रही हो? अगर नहीं यस याद हो सर। रहा हो, नहीं याद हो रहा हो तो आकर के पहले एक बार कुंभ नहाओ, थोड़ा पाप वाप जो की हो धुल जाए, फिर दिमाग खुल जाएगा, फिर जल्दी जल्दी याद होगा सब। ठीक है। हाँ अनामिका तुम बताओ। सर पोजीशन को रिटेन कर लेता है जब तक फुल प्राइस ना पेड हो। हाँ मतलब लियन का मतलब होता है रिटेंशन, रख लो। रिटेंशन। कोई भी चीज जो तुम्हारे पास है उसको तुम रिटेन के रहो, मतलब ना दो उसको वापस। ठीक है, इसका मतलब होता है लियन। लियन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने बताया था दो तरीके का होता है, कौन कौन सा होता है चांदनी बताओ? सर एक तो स्पेशल होता है, एक जनरल होता है, मतलब जो प्रॉपर्टी के लिए उसी तो किसी को भी मतलब रख लो। 70 और और बढ़िया 71 में चांदनी, था। पर्टिकुलर लियन कहते हैं उसे, स्पेशल लियन नहीं, पर्टिकुलर लियन कहते हैं। ठीक है यस सर। चांदनी। हाँ देखो, चांदनी भले ही भगवान को नहीं मानती है लेकिन देखो सब याद रखता है, रखती है। सर हाँ वो मुझे चांदनी। हिंदी वर्ड याद था उसका तो इसीलिए। क्या? सर उसका हिंदी में याद था ना, साधारण धारणाधिकार कहते हैं और विशिष्ट धारणाधिकार कहते हैं। हाँ, तो तुम्हें हिंदी में बताना चाहिए था, कोई जरूरी थोड़ी ना इंग्लिश में बताओ, मैं हिंदी समझता हूँ। मैं ट्वेल्थ तक अपने गांव में हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, और मैं खूब हिंदी समझता हूँ। यस मैं हिंदी सर। आप लिखता। सर आप तो संस्कृत भी समझते होंगे। संस्कृत और क्या भाई, मैं ये गीता लेकर आया हूँ, मैं संस्कृत में याद कर रहा हूँ उसको। किसी दिन मैं ऐसे बोल बोल के सुनाऊंगा सबको, सुनाऊंगा नहीं मतलब बोलने, उसको सुनाने का पैसा लूंगा। सर हाँ। इसका सेक्शन क्या था? किसमें? राइट ऑफ लियन में? सेक्शन क्या? यस सर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछ रही हो कि सोगा पूछ रही हो? सोगा। सोगा 47, राइट ऑफ लियन 47। यस राइट सर। ऑफ स्टॉपेज, अच्छा राइट ऑफ लियन में समझा रहा था, उसका मतलब होता है कि जो अनपेड सेलरवा है बेटा, ध्यान से सुनो। वो मैंने मान लो ये वाली चीज, ये हेडफोन मैंने कविता को क्या किया, सेल किया। कविता ने क्या किया, इसका पैसा नहीं दिया, मैंने कहा ओ हो पैसा नहीं दे रही हो, अच्छा जी अच्छा, मैं तुम्हें ट्रांसफर ही नहीं करूंगा, मैं रखे रहूंगा, चलो तुम जब तक पैसा नहीं दोगी तब इसको ही कि मैं नहीं दूंगा तब तक, जब तक पैसा नहीं दे दोगी। इसी को राइट ऑफ लियन कहते हैं, एंड इट इज डिपेंडेंट सेक्शन 47। ठीक है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट सेक्शन 50। मान लो मैंने ये, फिर से कविता को ही बेचता हूँ, कविता ये मैंने मान लो तुमको बेचा, ठीक है, इसको मैंने प्रयागराज से डिस्पैच ऑफ कर दिया तुम्हारे घर जाने के लिए, तुम्हारा घर कहाँ पे है? मऊ में? मऊ नहीं, तुम अभी जहां भी रहती हो, कहाँ रहती हो तुम? गोरखपुर। चलो गोरखपुर मैंने डिस्पैच कर दिया इसको, ठीक है। भैया गोरखपुर जा रहा था, और तब तक इन्होंने कहा था 9 तारीख को मैं पैसा दे दूंगा, 9 तारीख आज कितने बज गए, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, और इन्होंने क्या किया, पैसा नहीं दिया। मैंने अपने ड्राइवर को फोन किया कि भैया वो रोक लो रोक लो, स्टॉपेज इन द ट्रांजिट। मैं इसको कहते हैं स्टॉपेज इन द ट्रांजिट, की मतलब स्टॉप द डिलीवरी इफ द बायर, दैट इज कविता, इज क्या 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 हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो गई, इनके पास अब पैसा रुपया नहीं बचा, ये एकदम भिखारी हो गई, तो क्या हो जाएगा, मैं उसको स्टॉपेज इन द ट्रांजिट कर, ठीक है, रोक लूंगा उसको, नहीं जाने दूंगा, नहीं डिलीवरी होने दूंगा। एक किस सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 50 में बताया गया। राइट ऑफ रीसेल, राइट ऑफ रीसेल, इसी ध्यान से सुनो इधर, सेम गुड्स को जिसको मैंने कविता को बेचा है, अब इसको मैं किसको दे सकता हूँ, चांदनी को दे सकता हूँ, अगर उसको पैसा एक निश्चित समय तक नहीं मिलेगा तो इसको हम राइट ऑफ रीसेल कहते हैं। राइट ऑफ रीसेल इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 54। एक केस हुआ बेटा, एक केस हुआ, ग्रेट इंडियन, देखो ग्रेट इंडियन नहीं, ग्रेट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ग्रेट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
इसमें चैलेंज किया गया कि राइट ऑफ लियन जो है इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज वायोलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि नो, राइट ऑफ लियन इज वैलिड, अपहेल्ड कर दिया उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को। ग्रेट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लिख लिया बेटा। यस सर। बहुत बढ़िया। अब बेटा मान लो कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा, सब कुछ होगा, ड्यूटीज हो गई, राइट होगा। अब मान लो कि हमने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी पार्टी ने, चाहे सेलर ने चाहे बायर ने। तो अगर बायर ब्रीच करता है तो सेलर के पास क्या रेमेडी है, और अगर सेलर ब्रीच करता है तो बायर के पास क्या रेमेडी है। तो सबसे पहले लिखो रेमेडीज फॉर द सेलर। रेमेडी क्या हो सकती है, सूट फॉर द प्राइस कर दे, मतलब प्राइस जो मैंने बेचा था उसको अगर तुम नहीं दे रही हो ना कविता, तो मैं तुम्हारे खिलाफ सूट फाइल कर दूंगा, केस फाइल कर दूंगा, कोर्ट में घसीटूंगा तुमको, ठीक है। मतलब पकड़ के नहीं, कोर्ट में वो दौड़ाऊंगा कानूनी तरफ से। इसको क्या कहते हैं बेटा, सूट फॉर प्राइस कहते हैं। एंड इट इज गिवन अंडर सेक्शन 55 ऑफ द सोगा। सोगा और सूट फॉर प्राइस कब किया जा सकता है, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड, मैंने तुम्हें ये डिलीवर कर दिया लेकिन तुम प्राइस पे देने का नाम नहीं ले रही हो, तुम एकदम बैठी हो, आहा मिल गया अब तो मैं दूंगी नहीं। तब क्या होगा, तब उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, तुम्हारे खिलाफ सूट फाइल कर दूंगा। किस चीज के लिए, प्राइस के लिए। नंबर 2, सूट फॉर डैमेजेस फाइल कर सकता हूं मैं अगर तुम्हारे खिलाफ। सूट फॉर डैमेजेस सेक्शन 56। अगर मैंने तुमको ये डिलीवर किया और तुम रिफ्यूज कर देती हो कि अरे भागो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया था, तो क्या हो जाएगा, यू आर wrongfully refusing this the acceptance of the delivery of this goods wrongfully, and if you are wrongfully rejecting it, then I can file a suit for damages against you under section 56। ठीक है, आई बात समझ, लिख लिया। साक्षी साहू, यस सर। लिख लिया बेटा। यस सर। बहुत बढ़िया। अब बायर के पास क्या रेमेडी है, बायर के पास क्या रेमेडी है। मान लो सेलरवा ने डिलीवर ही नहीं किया, डिलीवर ही नहीं किया, तो क्या होगा, वो सूट फॉर नॉन डिलीवरी फाइल करेगा, सूट फॉर नॉन डिलीवरी फाइल करेगा। जब जब सेलर डिलीवर ही नहीं कर पाएगा, फेल कर जाएगा डिलीवर करने से, तो कौन सा सूट फाइल किया जाएगा, सूट फॉर नॉन डिलीवरी फाइल किया जाएगा, सूट फॉर नॉन डिलीवरी फाइल किया जाएगा। अगर मान लो कोई यूनिक गुड उसमें इन्वॉल्व है, यूनिक गुड, तो उसके लिए वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करेगा, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अभी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ेंगे हम, उसमें हम आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में समझाएंगे। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करेगा सेक्शन 58 में। अगर कोई ऐसा गुड इन्वॉल्व है जो यूनिक तरीके का, जैसे जो कृपा शंकर पांडे ने हेडफोन यूज किया, मैं वही वाला हेडफोन खरीदूंगी, तो क्या है, एक स्पेसिफिक यूनिक गुड्स है, ये और कोई कहीं नहीं मिल सकता, सिर्फ कृपा शंकर पांडे के पास मिल सकता है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करोगे, किस सेक्शन में, सेक्शन 58 में। ठीक है। सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, वारंटी के लिए सूट फाइल करोगे किस सेक्शन में, सेक्शन 59 में। अगर तुम्हें कोई क्लेम सॉरी डैमेजेस क्लेम करना है, तो सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी फाइल करोगे किस सेक्शन में, सेक्शन 59 में। ठीक है कविता, लिख लिया बेटा। यस सर। बेटा डैमेजेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था यशस्विनी, तुम बताओ बेटा उस केस का क्या नाम था। कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस का बहुत तगड़ा केस हुआ था एक, नाम बताओ। हाँ यशस्विनी, ऐसे काम नहीं चलेगा।
हेडली वर्सेस, बैक्सेंडली सर। अरे यार तुम लोग चुप रहो, एसएसबी को बताने दो। एसएसबी, एम आई ऑडिबल? एसएसबी गुस्सा हो गई है, अब नहीं बोलेगी भाई। चलो बता दो सब लोग, क्या नाम था उस केस का? सर हैंडले वर्सेस बैक्सेंडली। हाँ, बैक्सेंडेल। damages to the breach of contract. ये बेसिस फॉर डैमेजेस इन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात किया इसने, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद होना चाहिए सबको। सोगा में भी ये काम आता है और हर जगह काम आता है, ठीक है, ये याद रहेगा ना सबको। तो हमने इस तरह से सेल ऑफ गुड्स एक्ट को खत्म कर दिया, और अब हम इस रिकॉर्डिंग को बंद कर रहे हैं। अब हम नया एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये जय श्री राम, ये बंद किया।